बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी देखा देखी उसने भी वही काम किया था जो वो गांव की सब लड़कियों को करते देख चुकी थी। ऐसा करते वक्त उसका दिल बेहद घबराया था, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा के तहत उसने ये कड़ा मरहला पार कर ही लिया था। वो छुपती छुपाती वो चीज़ लेकर घर आई थी जिसे उसने जान पर खेल कर चुराया था। उसने कमरे में आकर वो चीज़ निकाली तो उसकी आंखें चमक उठी। उसका नाम निम्रा था, जिसकी उम्र 16 साल थी। उसके माँ बाप चौधरियों के खेतों में खेती बाड़ी करते थे। उससे छोटे 2 जुड़वा भाई थे जिनकी उम्र 14 साल थी। वो गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि वो खुद मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई को खैर बात कह चुकी थी। गांव में कोई कॉलेज नहीं था कि वो आगे पढ़ाई कर पाती, न ही उनके पास इतने वसाइल थे कि वो शहर जाकर आगे पढ़ाई जारी रख पाती। इसीलिए उसने पढ़ाई को खत्म करना ही बेहतर समझा था। अपनी वजह से वो अपने माँ बाप को परेशान होता नहीं देख सकती थी। यूं तो पढ़ने की ख्वाहिश उसे भी थी, लेकिन हालात के आगे बेबस होती। वो अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा गई थी। उसके माँ बाप सुबह के वक्त निकलते और शाम के वक्त घर लौटते थे। भाई सुबह स्कूल जाते और दोपहर को 1 बजे तक वापस आ जाते। वापस आकर खाना खाकर वो माँ बाप के लिए खाना लेते और खेतों की तरफ रवाना हो जाते ताकि माँ बाप का हाथ बटा सके। इस बीच वो घर के सारे काम करती और सारा दिन इन्हीं कामों में मसरूफ रहती। गांव में उसकी कई सहेलियां थी जिनसे वो फारिग वक्त में मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाया करती थी। और यही नहीं, बल्कि वो भी उसके घर आ जाया करती थी। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, गिनती के 100 घर होंगे, जो कुछ कच्चे और कुछ पक्के थे और बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे। गांव से 1 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा सा महल था जो कदीम तर्ज का बना हुआ था, बेहद बड़ा और इंतहाई शानदार कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसने जब से होश संभाला तब से वो इस महल को देख रही थी, जो उसके होश संभालने से लेकर अब तक वैसा का वैसा ही था। उसके सुनने में आया था कि वो महल जन्नात का है, लेकिन वो ये बात मानने से इनकारी थी कि अगर महल जन्नात का होता तो नजर ही नहीं आता। वो महल इंसानों का है। उसने कई बार उस महल में जाने का ख्याल जाहिर किया था, लेकिन उसकी माँ हर बार सख्ती से उसे टोक देती थी, जिस पर वो दिल महसूस कर रह जाती। उस दिन अपने भाइयों के खेतों में जाने के बाद उसने दुपट्टा सर पर ओढ़ा और घर का दरवाजा बंद कर दी। वो पिछली गली में मौजूद अपनी सहेली के घर के जाने पड़ गई। 5 मिनट में वो उनके घर पहुंच चुकी थी। दरवाजा उसकी सहेली सायरा ने ही खोला था और उसे देखकर वो बेहद खुश होती अंदर का रास्ता दे गई थी। अंदर आकर वो जो बातों में मगन हुई, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला और असर की अजान हो गई। इससे पहले कि निम्रा उठती, सायरा ने कुछ याद आने पर कहा, अरे रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। निम्रा ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो उसने उठकर खिड़की और दरवाजा बंद किया और वापस उसके करीब आकर बैठ गई। निम्रा उसकी इतनी एहतियात बरतने पर हैरान हुई, मगर बोली कुछ नहीं। सायरा ने कहा, कल मैं फिजा के घर गई थी और पता है वहां क्या हुआ? निम्रा ने बेजारी से कहा, मुझे क्या पता कि क्या हुआ, तुम ही बता दो। सायरा ने उसकी बेजारी पर उसके कंधे पर चपत लगाई और कहा, बता रही हूं ना, सुनो तो। कल मैं फिजा के घर गई तो वहां पहले से उसकी 2 सहेलियां जमा थी और वो सब बातें कर रही थी, जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि हर रात वो जन्नात के महल जाती है और वहां से अपने लिए हर बार कोई ना कोई चीज लेकर आती है। उसकी बात सुनकर निम्रा ने ताज्जुब से उसे देखा और पूछा, कैसी चीज? सायरा ने कहा, ये तो नहीं पूछा मैंने, लेकिन कोई इस्तेमाल की चीज ही लाती होगी। बाकी चीजों का उन्होंने क्या करना है? निम्रा उसकी बात सुनकर सर हिलाकर चुप हो गई थी। सायरा ने कहा, तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वो जिंदा वापस आ जाती है? निम्रा ने कंधे उचकाए और कहा, वहां कौन सा जिन्नात रहते हैं जो वो वापस नहीं आ पाती होंगी, और ना ही वो कोई जिन्नात का महल है। जरूर किसी बादशाह का महल होगा जो अब तक मौजूद है और लोगों ने अफवाह फैला दी होगी कि वो जिन्नात का महल है। निम्रा की लापरवाही से कहने पर सायरा ने उसे घूरा और फिर तंजिया कहा, अगर वो इंसानों का महल है, जिन्नात का नहीं, तो तुम वहां से कुछ लाकर दिखाओ, तब मानूंगी कि तुम सच्ची हो। निम्रा ने कहा, मैं खुद को सच्चा साबित कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अम्मा मुझे वहां जाने नहीं देती। सायरा ने कहा, अम्मा को बताने की जरूरत ही क्या है? तुम रात को छुप कर जाना जब सब सो रहे होंगे, वरना तुम मान लो कि वो जन्नात का महल है। निम्रा ने कहा, अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब वहां से कुछ लेकर आऊंगी, चलती हूँ। सायरा ने तेजी से कहा, तुम नहीं ला पाओगी। निम्रा ने उसे घूरा और कहा, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही उन चीजों के बारे में? निम्रा के शक भरे लहजे में पूछने पर वो उसे कोई जवाब दिए बगैर उसका हाथ थामकर घर से बाहर निकल आई और अपने घर से 2 घर छोड़कर अगले घर में उसे ले आई, जो यकीनन फिजा का ही घर था। फिजा उन दोनों को देखकर कुछ हैरान हुई, फिर सायरा ने उसे अपने आने का मकसद बताया तो वो उनको बाहर ही चारपाई पर बिठाकर अंदर कमरे में गई और कुछ ही देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में एक थैला था। उसने वो थैला उनके सामने उलट दिया तो उसमें से सारी चीजें निकलकर उनके सामने ढेर हो गई। उनमें कुछ जेवर थे, एक खूबसूरत और अजीब सी लकड़ी की कंघी, एक कमरबंद और एक अंगूठी थी। फिजा ने एक तरफ लगे आईने की तरफ इशारा करके कहा, यह भी जिन्नात के महल से लाई थी। निम्रा उसके करीब उठकर दीवार में नस्ब आईने के सामने आई थी और तभी आईने में हलचल सी हुई। निम्रा घबरा कर पीछे हुई और कहा, ये इसे क्या हो रहा है? उसके सवाल पर फिजा और सायरा उसके करीब आई और कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ? निम्रा ने कहा, नहीं, अब ये हिला, ऐसा लगा जैसा आईने के अंदर समंदर की लहरें हों। उन दोनों ने इस बात की नफी की कि ऐसा कुछ नहीं है,
ये तुम्हारा वहम है। वो वहां से वापस चारपाई पर बैठ गई और वो सारा सामान देखने लगी जो थैले से निकला था। निम्रा ने एक अंगूठी पकड़कर पहनी तो उसका सर चकराया। एक पल के लिए आंखें बंद करके खोली तो ये देखकर उसका दिमाग चकरा गया कि वो एक अजीब से जंगल में पहुंच गई थी जो कि बिल्कुल वीरान सा था। अंधेरा और घना जंगल, फिजा और उसका घर तो कहीं भी नहीं था। उसने हैरत से अंगूठी को देखा और तेजी से वो अंगूठी उतार दी, और अंगूठी उतारते ही वो एक बार फिर हैरान हो गई क्योंकि मंजर फिर से तब्दील हो चुका था और वो उस पहले वक्त की तरह सायरा और फिजा के हमरा फिजा के घर पर बैठी हुई थी। सायरा ने उसे घबराते देखकर पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, ये पहनकर देखो। सायरा ने उससे अंगूठी लेकर पहनकर देखी और अपना हाथ लहराने लगी कि काफी अच्छी लग रही है। निम्रा ने अचंभे से पूछा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सायरा ने कहा, नहीं, मुझे क्या होना था। निम्रा ये सब देखकर सोच में पड़ गई कि ये सिर्फ उसी के साथ ही क्यों हुआ। उसने फिजा को भी अंगूठी पहनाकर उससे भी यही सवाल किया, मगर उसे भी कुछ महसूस नहीं हुआ था। फिर उसे ही क्यों वो मंजर नजर आया, ये सवाल उसके जहन में गूंजने लगा था। कुछ देर बाद वो फिजा के घर से सायरा के साथ बाहर निकल आई। सायरा ने पूछा, अब तो यकीन हो गया ना, बताओ जाओगी वहां? निम्रा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सारी बातों को सोचती हुई वहां से आगे बढ़ गई। निम्रा वहां से निकलकर अपने घर चली आई थी। रात का खाना खाने के बाद वो अपनी चारपाई पर लेटी कितनी ही देर सायरा की बातों को सोचती रही कि वो वहां जाए या ना जाए। लेकिन फिर उसने सायरा को कही बात याद करके वहां जाने का इरादा कर लिया था कि अब मुझे अपनी कही बात भी पूरी करनी थी कि उसे वहां से कोई भी चीज लाकर दिखाएगी। आधी रात के वक्त उसने अपनी चारपाई से उठकर देखा तो उसके भाई और माँ बाप अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे गहरी नींद सो रहे थे। उसने दबे कदमों उठकर चप्पल पहनी और दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लपेटकर एक नजर सब पर डाली और उनके सोने की यकीन दहानी करके बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। लकड़ी का दरवाजा आहिस्ता से खोला ताकि आवाज पैदा न हो और फिर घर से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने एक नजर इधर उधर देखा जहां हर तरफ अंधेरा और वीरानी छाई हुई थी। झींगरों और उल्लुओं के बोलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं कहीं कुत्ते भी भौंक रहे थे जिसकी वजह से फिजा में छाया अजीब सा सुकूत और सन्नाटा कुछ देर के लिए खत्म हो रहा था। वो पैदल चलती एहतियात से इधर उधर देखती आगे बढ़ती गई। उसका जिस्म पसीने में नहा रहा था। दिल ही दिल में घबराहट भी होने लगी थी, लेकिन अब जब वो आ गई थी तो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी। 15 मिनट पैदल चलने के बाद उसने सामने देखा जहां कुछ फासले पर ही वो महल नजर आ रहा था जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये जन्नत का महल है। पूरा महल अंधेरे में डूबा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो महल के गेट के करीब पहुंच गई थी। ये एक बड़ा आहनी और सलाखों वाला गेट था जो बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो ना खुला तो दरवाजे के हुक में पैर अटकाती ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर चढ़कर उसने दूसरी तरफ छलांग लगाई तो एक जोरदार धप की आवाज पैदा हुई। वो तेजी से उठी और सीधी खड़ी होकर पीछे देखने लगी जहां दरवाजा बंद था और किसी का नामो निशान न था। लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे वहां कोई हो, मगर कोई भी उसे नजर नहीं आया। तो वो सर झटकती अंदर की जानिब बढ़ी। वो कदम कदम चलती महल के अंदरूनी गेट तक पहुंच गई। वो गेट के सामने आन खड़ी हुई और इससे पहले कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती, अचानक दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जिस पर वो घबरा कर पीछे हटी। उसके सामने पूरा गेट खुला हुआ था जिससे वो झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। अंदर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उसने यहाँ वहां देखने की कोशिश की मगर अंधेरे की वजह से कुछ भी न देख पाई। अचानक उसकी निगाह दीवार पर लगी मशल पर पड़ी तो वो तेजी से उस जाने पड़ी और हाथ बढ़ाकर मशल दीवार से उतार ली। वो हाथ में मशल थामे आगे बढ़ने लगी, मगर जैसे ही वो मशल की रोशनी में इधर उधर देखने लगी उसकी आंखें कीमती सामान को देखकर खैरा हो गई। हर तरफ कीमती जेवरात, फर्नीचर, जरूरियात जिंदगी का हर सामान पड़ा था। यहाँ से गांव के करीब लड़कियां हर रात कोई चीज लेकर जाती थी। अगर वो हर रात आती थी तो अब तक तो न जाने क्या कुछ लेकर गई होंगी। वो मशल की रोशनी में चलती आगे बढ़ने लगी जब उसकी निगाह एक घड़ी पर पड़ी। वो एक खूबसूरत सी लड़कियों वाली घड़ी थी। उसने वो घड़ी अपनी मुट्ठी में दबाई और आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। उसने तेजी से पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने वापस पलटकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए, मगर इससे पहले कि वो सीढ़ियों पर कदम रखती, अचानक उसे अपने कान और गर्दन पर किसी की सांसों की तेज आवाज और तपिश महसूस हुई। उसे लगा कि उसका कान और गर्दन झुलस उठी हो। उसने आहिस्ता से रुख मोड़कर बाएं जानिब देखा तो उसके हलक से चीखें निकलना शुरू हो गई। इतनी जोरदार चीखें कि उसकी चीखों से जन्नत का महल गूंज उठा। वो तेजी से पीछे को खिसकी, मगर पीछे सीढ़ियां थी जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर नीचे गिरी और शमा भी नीचे गिरकर लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। उसने घबराहट से टहलकर सामने देखा जहां उसके कदमों के बिल्कुल करीब एक अजीबुल खलकत वजूद खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल स्याह था और आंखें भी बिल्कुल स्याह, जिसमें सफेद रंग नहीं था। चेहरा बिल्कुल खुरदरा सा था, जैसे बंजर जमीन हो जिसमें दरारें पड़ी होती है। जिस्म पर एक स्याह रंग का जुब्बा पहन रखा था जिसकी खुली और बड़ी सी टोपी उसने सर पर डाल रखी थी। उसने अपने स्याह और बड़े बड़े खुरदरे हाथ निम्रा की तरफ बढ़ाए तो वो चीखती हुई दरवाजे की जानिब भागी और दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी, लेकिन दरवाजा न खुला। वो यकीनन कोई जिनजात था जो अब उड़ता हुआ निम्रा की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि वो निम्रा के करीब पहुंचता,
निम्रा डर के मारे अपने होश हवास खो चुकी थी। उसकी आंख खुली तो हर तरफ रोशनी फैली हुई थी और उस वक्त वो अपने घर के सहन में मौजूद अपनी चारपाई पर थी। उसकी माँ उठकर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने उठकर बैठते हुए आंखें मसल कर देखा तो वो सच में अपने घर में मौजूद थी। रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया था। उसका जिन्नात के महल में जाना, वहां की चीजों को देखना, उस अजीब आदमी का मिलना और उस पर उसका हमला करना और फिर उसका बेहोश हो जाना, सब कुछ याद आते ही उसने अपना भारी होता सर थामा था। बेहोश होने के बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं जानती थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो घर पर कैसे आई और उस आदमी ने उसे छोड़ कैसे दिया। कहीं वो सब ख्वाब तो नहीं था। ये सोच जहन में आते ही वो सोच में पड़ गई थी। यकीनन वो ख्वाब ही था, वरना वो जो कोई भी था उसे जिंदा वापस ना आने देता। उसने अपना दायां हाथ उठाकर दुपट्टा ओढ़ना चाहा तो वो ठिठक गई। उसके हाथ में कुछ था। उसने अपना हाथ सामने किया तो उसके हाथ में वही लेडीज वॉच थी जो उसने उस महल से उठाई थी। उस घड़ी को देखकर उसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो सच में वहां गई थी और वो आदमी कोई इंसान नहीं, यकीनन जिन था जिसने उस पर हमला किया था। एक बात की उसे हैरत थी कि बाकी किसी लड़की के साथ जिन्नात के महल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो सही सलामत वहां से वापस आ जाती थी। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सोचते ही उसने घड़ी को पकड़कर अपने सामने किया। वो कुछ अजीब सी घड़ी थी जिसमें कई बटन लगे थे और दरमियान में टाइम था, लेकिन सुइयों वाली जगह नीचे से यूं थी जैसे आसमानी बिजली की तारें घूम रही हों। उसने घड़ी को पहनना चाहा जब अचानक उसकी माँ ने उसे आवाज देकर बुला लिया कि आकर खाना खा लो। वो घड़ी को दुपट्टे के किनारे पर बांधकर खुद खाना खाने चली गई। खाना खाने के बाद उसके भाई स्कूल चले गए और माँ बाप खेतों में। उसने घर के सारे काम निपटाए और फिर घर को बंद करके सायरा के घर चली आई ताकि उसे बता सके कि वो वहां गई थी और वहां से अपने लिए घड़ी लेकर आई है। इस बार भी दरवाजा सायरा ने ही खोला था और वो निम्रा को सामने देखकर हैरान हुई थी कि कल ही तो वो यहाँ से होकर गई थी। सायरा उसे अंदर ले आई थी। निम्रा ने अपने दुपट्टे में बंधी घड़ी खोलकर सायरा के सामने की और कहा, मैंने कहा था ना कि मैं वहां जाऊंगी, तो ये देखो मैं वहां से ये लेकर आई हूँ। सायरा ने घड़ी पकड़ कर देखी और ऐसी अजीब सी घड़ी देखकर हैरान रह गई। सायरा ने घड़ी वापस उसके हवाले की और कहा, मैं मान गई, वरना मुझे लगा था कि तुम वहां नहीं जाओगी। निम्रा ने कहा, मैं रात को गई थी। लेकिन निम्रा ने जिनजात के हमले वाली बात गोल कर दी थी, वरना सायरा उसे बुज़दिल कहती। निम्रा ने पूछा, क्या गांव की सारी लड़कियां वहां जाती हैं? तो सायरा ने सर हिला दिया। निम्रा ने फिर पूछा, वो आराम से वापस आ जाती हैं? वो जन्नात का महल है तो वहां जन्नात भी रहते होंगे। जो लड़कियां उनकी चीजें चुराती हैं वो उनको कुछ नहीं कहते? सायरा ने कहा, नहीं, यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं जो रोज रात को अपने लिए चीजें चुरा कर लाती हैं और वहां कोई उन्हें रोकता ही नहीं, ना ही कुछ कहता है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा था? उसकी बात सुनकर निम्रा परेशान हुई थी, मगर फिर तेजी से खुद को संभाल कर कहा, नहीं, मुझे किसी ने क्यों कुछ कहना था, मैं भी आराम से वापस आ गई थी। सायरा ने कहा, तुम लोगों की हिम्मत है, वरना मैं कभी भी रात के वक्त वहां ना जाऊं, मुझे बहुत डर लगता है। निम्रा उसकी बात पर फकत सर ही हिला सकी। सायरा मजीद उसे गांव की लड़कियों के बारे में बताती रही जो जन्नात के महल में जाकर चीजें चुरा लाई थी। निम्रा बेदिली से उसे सुनती रात के वाक़े के बारे में सोचती और गौर करती रही कि जब किसी लड़की को कुछ नहीं कहते तो उस पर क्यों हमला किया। ये सवाल उसके दिमाग में गूंजता और उसे उलझाता रहा था। कुछ देर वहां बैठकर वो वहां से उठकर वापस अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद उसने वही घड़ी पहनी और उसका टाइम सेट करने लगी। टाइम सेट करते ही गलती से उसके हाथ से घंटी की सुई 10 पर रुक गई थी। उसने हाथ हटाया तो सायरा की आवाज सुनकर वो चौंक उठी। वो तो अपने घर पर थी, फिर सायरा की आवाज कैसे? उसने सर उठाकर देखा तो उसके सामने सायरा बैठी हुई थी और उसे गांव की लड़कियों के बारे में बता रही थी। वो उस वक्त सायरा ही के घर पर बैठी हुई थी, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो अपने घर चली गई थी और टाइम सेट कर रही थी, तो गलती से सुई 10 पर आ गई। निम्रा एक बार फिर चौंक उठी। 10 तो वही टाइम था जब वो सायरा के घर बैठी उससे बातें कर रही थी। उसने सायरा के सामने बैठे बैठे ही घड़ी का टाइम 10:30 किया तो देखा कि वो अपने घर पर बैठी हुई थी। वो ये सब देखकर हैरान रह गई, यानी वो घड़ी उसे वक्त के मुताबिक कहीं भी पहुंचा सकती थी। वो खुशी से उछलकर खड़ी हो गई। एक जादुई चीज उसके हाथ लग गई थी जो उसे जहां वो चाहती वहां पहुंचा सकती थी। लेकिन उसे याद आया कि जन्नात के महल से आई चीजों में फर्क सिर्फ उसे ही नजर आता था, बाकी सबके लिए वो नॉर्मल इस्तेमाल की चीजें थी। और ऐसा क्यों था वो ये नहीं जानती थी। उस दिन वो खुशी खुशी रात का खाना बनाकर सबको खिलाकर सोने के लिए लेट गई थी। उसने अब फैसला किया था कि वो उस महल में कभी वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा था। आधी रात का वक्त था जब उसे अपनी चारपाई हिलती हुई महसूस हुई। वो उस वक्त गहरी नींद में थी, बल्कि जब यह हिलना मुसलसल जारी रहा तो उसने चौंक कर आंखें खोली। उसने ऊपर देखा तो आंखों के सामने खुला तारों से भरा आसमान था। वो सीधी होकर उठ बैठी तो इर्द गिर्द देखकर वो घबरा गई। उसकी चारपाई हवा में मौलिक आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी चारपाई को किसी ने भी नहीं उठाया हुआ था। उसकी चारपाई खुद ब खुद ही आगे बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर उसके हलक से एक दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और उसके चीखते ही वो चारपाई एक पल के लिए रुकी। लेकिन इससे पहले कि वो चारपाई से उतरती, चारपाई एक बार फिर चलने लगी। अचानक उसे घड़ी का ख्याल आया। उसने तेजी से घड़ी को इस्तेमाल करना चाहा, मगर घड़ी चलने से इनकारी हो गई थी।
उसकी चारपाई अब किसी आहनी गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। उसने पलट कर देखा तो ये देखकर उसकी आंखें फैल गईं कि वो चारपाई जन्नत के महल में दाखिल हो रही थी। उसने नीचे छलांग लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पांव किसी नादीदा शय ने चारपाई से बांध दिए हों। वो अब खुदा से मदद मांगती बेतहाशा रोने लगी थी। चारपाई अब महल के अंदर दाखिल हो गई थी, लेकिन इस बार पूरा महल रोशनी में डूबा हुआ था। महल के वसी और इस हाल में कीमती चीजें रखी हुई थी, जिनमें हीरे जवाहरात भी शामिल थे। चारपाई अब हॉल के वस्त में रखी जा चुकी थी। इतनी चमकती चमकती चीजें देखकर निम्रा की आंखें खैरा हो गईं, लेकिन इस सबसे पहलू तही बरतते उसने चारपाई से नीचे उतरना चाहा तो इस बार वो चारपाई से उतरने में कामयाब हो गई। उसने तेजी से भागना चाहा, मगर अचानक उसके सामने वही जिनजात आकर खड़ा हो गया जिसने उस पर उस रात हमला किया था जब वो पहली बार यहाँ आई थी। वो जिनजात गैज़ व गज़ब से उसे देखता उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो घबरा कर रोती हुई पीछे होने लगी। अचानक वो पलटी, मगर चीख मार कर रुकी, क्योंकि उसके पीछे भी एक जिनजात खड़ा था। उसके दाएं बाएं भी दो जिनजात आकर खड़े हो गए, उसे घेर कर खड़े हो चुके थे। अब वो फरार नहीं हो सकती थी। उसने ऊपर देखा तो ऊपर छत पर कई जिनजात चमगादड़ की मानंद लटके नजर आए। ये मंजर उसके लिए बहुत खौफनाक था, क्योंकि वो सब उल्टे होकर नीचे लटकते उसी को देख रहे थे, और उनकी खौफनाक शक्लें देखकर निम्रा को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। वो दिल में उस वक्त को कोस रही थी जब उसने पहली बार यहाँ आने का फैसला किया था। वो ना यहाँ आती, ना ही ये सब उसके पीछे पड़ते। उसने नीचे बैठते उनके सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो वो सब एक दूसरे पर झुके, और फिर निम्रा की चीखें वहां गूंजी, मध्यम पड़ती चली गई। वो एक बार फिर से खौफ से बेहोश हो गई थी। अगली बार उसकी आंखें एक बार फिर जन्नत के महल की बजाय अपने घर में ही खुली थी, वो भी अपनी चारपाई पर। रात का मंजर याद आते ही वो छुप कर रोने लगी। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर बताती तो उसकी माँ उसे ही डांटती कि वो वहां गई ही क्यों। दोपहर तक उसे खौफ से बुखार हो गया था और वो बेसुध होकर पड़ गई थी। उसकी माँ ने उसे दवाई ला दी थी, जिसे खाकर वो सोने के लिए लेट गई। शाम को उसकी आंख खुली तो सायरा उससे मिलने आई हुई थी। उसको जागता देखकर वो उसकी खैर खैरियत पूछने लगी तो निम्रा खुद पर जब्त न पा सकी और फूट फूट कर रोने लगी, जिस पर सायरा बौखला गई और उसने निम्रा से उसके रोने की वजह पूछी। निम्रा को भी अपना एक हमदर्द चाहिए था। उसने अपना दिल खोलकर सायरा के सामने रख दिया और उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सायरा भी दंग रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब निम्रा के साथ हो रहा है, क्योंकि उसे इल्म था कि बाकी जितनी भी लड़कियां महल जाती थीं वो सुबह सही सलामत वापस लौट आती थी, और उनकी चीज़ें आम चीज़ें होती थी जिनमें किसी भी किस्म का कोई जादू नहीं होता था, जबकि निम्रा हर चीज़ में जादू देख सकती थी। निम्रा बोल बोल कर चुप हो गई थी, जबकि सायरा किसी सोच में गुम थी। कुछ देर बाद सायरा ने कहा, वो जन्नत तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, और जन्नत से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता। इसके लिए किसी आलिम से रब्ता करना होगा। निम्रा ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अम्मा को या अब्बा को ये सब नहीं बताना, वो फजूल में परेशान होंगे। जिस पर सायरा ने कहा कि अम्मा अब्बा को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके बगैर भी ये काम हो जाएगा। तुम कल तक इंतज़ार करो और ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें एक आमिल के पास ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो सर हिला गई। आज की रात वो सोने से डर रही थी, क्योंकि जब भी वो सोती थी तो वो जन्नत उस पर हमलावर हो जाते थे। मगर उसके ना चाहते हुए भी आंख लग गई, लेकिन सारी रात कुछ भी न हुआ और वो अपनी चारपाई पर अपने घर में मौजूद रही। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को घर पर ही पाया था, जिस पर उसे कुछ इत्मीनान हुआ था। तकरीबन 3 बजे के करीब जब उसकी तबीयत संभल गई और वो चलने फिरने के काबिल हो गई तो वो अपनी माँ को बताकर सायरा के घर आ गई। सायरा और वो एक साथ घर से निकली और वो पैदल ही दूसरे गांव चली आई, जो उनके गांव के साथ ही था। इस गांव में आकर उनका रुख गांव के करीब जंगल की तरफ था। वो आमिल उस जंगल में बने अपने घर में रहता था और यहीं बैठकर अपना हर अमल करता था, क्योंकि यहाँ तन्हाई और सुकून होता था। जंगल काफ़ी बड़ा था और वीरान भी। जगह जगह दरख्त लगे थे जो उनके खौफ में इजाफे का बायस बन रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ से वापस नहीं पलट सकती थी। वो उस आमिल के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, बल्कि 2 कमरों का छोटा सा लकड़ी और मिट्टी का घर था। एक छोटा सा बाथरूम था, जबकि 2 कमरों के आगे छोटा सा सहन था। सायरा और निम्रा चलती हुई अंदर आई और सामने कमरे में दाखिल हुई, जिस कमरे का दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। सामने ही हरे चौके में एक आमिल बैठा, आंखें बंद किए सर दाएं बाएं मारता झूम रहा था। उसके हाथ में बड़े बड़े मोतियों वाली तस्बीह थी, जिस पर वो कुछ पढ़ रहा था, और उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो दोनों चुपचाप जाकर उसके सामने बैठ गई तो उसने तस्बीह पढ़नी बंद कर दी और कहा, बताओ क्यों आई हो यहाँ। उसके सवाल पर सायरा ने बोलना शुरू किया और शुरू से आखिर तक सारी बात उसे बता दी, जिस पर उस आमिल ने आंखें खोलकर निम्रा को देखा, जो उसके देखने पर घबरा गई थी। उस आमिल ने कुछ पढ़कर निम्रा की तरफ फूंका तो वो सहम कर आंखें मूंद गई। उसे देखकर आमिर ने सर हिलाया और फिर कहा, यह सब वहीं ख़त्म होगा जहाँ पर शुरू हुआ था, यानी जन्नत के महल में। निम्रा महल का नाम सुनकर घबरा गई और कहा कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती, मगर आमिल ने कहा कि उसका वहाँ जाना ज़रूरी है, वरना वो जन्नत यूं ही तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। आमिल की बात सुनकर निम्रा ने जल्दी से वहाँ जाने की हामी भर ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सारी ज़िंदगी उसके पीछे पड़े रहें। अब तो उनसे पीछा छुड़वाना निम्रा की अव्वलीन ख्वाहिश थी।
निम्रा की रजामंदी पर आमिल ने कुछ सामान लिया और उनके साथ ही उनके गांव की तरफ रवाना हुआ। उनके गांव पहुंचकर आमिल तो जन्नात के महल की तरफ रवाना हो गया, जबकि निम्रा और सायरा निम्रा के घर गईं और सायरा ने निम्रा की मां से बहाना किया कि आज रात निम्रा उसके साथ उनके घर ठहरेगी, जिस पर उसकी मां ने भी कोई एतराज नहीं किया। सायरा अपने घर चली गई क्योंकि वो जन्नात के महल नहीं जाने वाली थी। तभी निम्रा वहां से अकेली ही जन्नात के महल की तरफ रवाना हुई। वो वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो महल के हॉल में चली आई जहां आमिल पहले से ही मौजूद था। पहले वहां अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन निम्रा के आने से वहां हर तरफ रोशनी फैल गई। निम्रा ने आमिल की तरफ देखा जो हाल के वस्त में बैठा नीचे अपना सामान रख रहा था। उसने अपने सामने आग जला ली थी और वो आग में बिना पलक झपके देखता मुसलसल कुछ पढ़ता जा रहा था। निम्रा चलती हुई उसके पास आकर बैठ गई थी। अचानक आमिल की तेज आवाज होने लगी तो महल में आंधियां सी चलने लगी। हर चीज गिरने लड़खड़ाने लगी जैसे ज़लज़ला आ गया हो। लाइट्स जलने बुझने लगी, जबकि छत पर मौजूद बड़े से फानूस में चलती मोमबत्तियां एक एक करके बुझती चली गईं। वहां का माहौल अचानक ही बहुत खौफनाक और पुरस्कार हो गया था। निम्रा को लगा कि उसका दिल फट जाएगा। आमिल ने जोर से कुछ पढ़ा, जिस पर सारी बत्तियां पहले किसी हालत में आ गईं और अचानक उनके चारों तरफ गोल दायरे में स्याह धुआं उभरने लगा और फिर उस स्याह धुएं से एक एक करके कितने वजूद बनते चले गए और सारे के सारे वजूद जिन्नात थे, वही जिनको वो पहले भी यहाँ देख चुकी थी। उन सब की स्याह सर तरी नजरें निम्रा और आमिल पर जमी हुई थी। निम्रा घबरा कर उनसे नजरें हटा गई थी। वो सब के सब आमिल के सामने आकर हाथ बांध कर खड़े हो गए थे, जैसे उसके ताबे हों। आमिल ने जेरे लब कुछ पढ़कर आग में फूंका और फिर वही फूंक जिन्नात की तरफ मारी, जिससे उन सब के वजूद को झटका सा लगा। लेकिन फिर वो संभल कर पहले किसी हालत में खड़े हो गए। आमिल ने किसी अजनबी जबान में उनसे कुछ पूछा तो एक जिनजाद आगे आकर उसे कुछ बताने लगा। आमिल मुसलसल उससे कुछ सवाल करता जा रहा था, जिनके वो तनदही से जवाब दे रहा था। ये वही जिनजाद था जो निम्रा को सबसे पहले नजर आया था। यूं लगता था जैसे वो उन जन्नात का सरदार और इस महल का राजा हो। उसकी भारी आवाज से निम्रा को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। तकरीबन आधा घंटा वो आमिल उस जिनजाद से बात करता रहा और फिर एक एक करके वो जिनजाद वहां से गायब होते चले गए। उनके गायब होने पर निम्रा को सुकून का एहसास हुआ था कि उन्होंने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आमिल ने निम्रा को डरते देखकर कहा कि घबराओ मत, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। निम्रा ने कहा कि वो मुझे पहले भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, तो डर तो लगेगा ही। आमिल ने कहा वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो तुम्हें बस यहाँ लाना चाहते थे ताकि तुम उनको निजात दिला सको। आमिल की बात सुनकर निम्रा ने हैरत से आमिल को देखा, जो मजीद कह रहा था कि ये सारे जिन्नात इस महल में कैद हैं और यहाँ से फरार होने में एक ही लड़की उनकी मदद कर सकती थी, जो इस महल से ले जाने वाली चीज़ों के जरिए जादू कर सके, और वो लड़की तुम हो। इन जिनजादों का ये महल पहले नजर नहीं आता था। ये इन्होंने खुद नजरेआम किया ताकि लोग इनके महल को देखें। यहाँ पर कई गरीब लड़कियां आती और अपनी मर्जी की चीज़ उठाकर ले जाती, और ऐसा वो जिन चाहते थे। वो उस लड़की को ढूंढना चाहते थे जो इन चीज़ों में जादू देख सके, लेकिन उन्हें अब तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी जो जादू देख सकती। जब लड़कियां महल से चीज़ें ले जाती तो ये जिन्नात उन पर नजर रखते, मगर हर बार नाकाम हो जाते। और तब तुम्हें देखा गया जब तुमने अपनी दोस्त के घर में मौजूद जिन्नात महल से लाई गई चीज़ों में जादू देखा, तो इन जिन्नात को पता चल गया और ये वहां तुम्हारा इंतजार करने लगे। इन जिन्नात को सिर्फ तुम देख सकती हो। इन जिन्नात का मकसद तुम पर हमला करना नहीं, बल्कि तुमसे बात करना था और अपनी मुसीबत के बारे में बताना था ताकि तुम इनकी मदद कर सको। इन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, मगर तुम इनसे डरकर भाग गई, और फिर इसके बाद ये तुम्हें घर से उठा कर ले गए ताकि तुमसे बात कर सकें। लेकिन हर दफ़ा तुम खौफ से बेहोश हो गई, जिसकी वजह से ये नाकाम रह गए। ये तुम्हें ना ही मारना चाहते थे और ना ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन्हें यहाँ किसी आमिल ने कैद कर दिया है, क्योंकि इन्होंने उसकी गुलामी करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर उस आमिल ने इन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया। निम्रा उनकी सारी बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वाकई ये बात तो सच थी कि उन जिन्नात ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, न ही किसी किस्म को कोई नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उसे हैरत थी कि वो इनकी मदद कैसे करेगी। उसने यही सवाल आमिल से पूछा कि वो उनकी कैसे मदद कर सकती है। वो तो एक आम सी आदमजात है। जिस पर आमिल ने कहा कि इस सब का एक ही हल है, और वो हल है इस मंतर का तोड़। इस मंतर का तोड़ जिन्नात की लाइब्रेरी में है, जहाँ ये जिन्नात नहीं जा सकते, क्योंकि ये यहाँ कैद हैं और इस गांव की सरहद से बाहर नहीं निकल सकते। उस लाइब्रेरी में जिन्नात की सारी किताबें हैं, और वहाँ या तो सिर्फ जिन्नात जा सकते हैं या तो वो आदमजात जो जादू देख सकते हैं। मंतर का तोड़ एक किताब में है, जो तुम्हें वहाँ से लाकर मुझे देनी है। उसके बाद मुझे एक छोटा सा अमल करना होगा, जिसके बाद ये सारे जिन्नात आज़ाद हो जाएंगे। उस आमिल की बात सुनकर निम्रा ने सर हिला दिया और पूछा कि वो लाइब्रेरी मिलेगी कहाँ, और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किताब कौन सी है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सी किताबें होगी। निम्रा की बात सुनकर आमिल ने कहा, वहाँ तुम्हें मैं पहुँचा दूंगा, और वो किताब सुर्ख रंग की होगी। वहाँ हर रंग की किताब होती है और कोई भी रंग दोहराया नहीं जाता, इसलिए तुम्हें आसानी से सुर्ख रंग की किताब मिल जाएगी। उस किताब के बाहर सुनहरी हुर्फों में रिहाई लिखा होगा,
बस वही किताब तुम्हें यहाँ लानी है और तुम्हें अभी जाना होगा। उसकी अभी जाने की बात सुनकर निम्रा कुछ शशुपंज में पड़ गई, लेकिन फिर हामी भर गई कि यह किस्सा खत्म हो ही जाए तो बेहतर है। आमिल ने कहा कि वहां पहुंचने के आधे घंटे बाद मैं मंत्र पढ़ूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ वापस आ जाओगी। लेकिन अगर आधे घंटे में तुम वापस ना आई तो हमेशा के लिए उस लाइब्रेरी में कैद हो जाओगी। ये रख लो, इससे तुम किसी भी जिनजात की आंखों में डालोगी तो वो कुछ देर के लिए अंधा हो जाएगा। उसने एक थैली उसकी तरफ बढ़ाई जिसमें बारीक सी मिट्टी की तरह कोई चीज थी। निम्रा ने वो थैली थामी तो आमिल ने उसके सर पर हाथ रखा और जेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। निम्रा का सर भारी होने लगा और आंखें भी खुद ब खुद बंद हो गई। उसे लगा उसका वजूद जमीन से बुलंद हुआ है और फिर वो गोल गोल घूमने लगी। उसने सख्ती से आंखें मीची और कुछ ही पल बाद उसका जिस्म बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गया। उसने आंखें खोली तो उसके आगे अंधेरा छाया, मगर फिर वो ठीक हो गई। उसने इधर उधर देखा तो हैरानों परेशानी की ज्यादती से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक वसी और इस हॉल में खड़ी थी और उस हॉल के चारों दीवारों में रैक्स बने हुए थे जिसमें कई कई खाने बनाकर किताबें रखी गई थी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में सिर्फ एक सुर्ख रंग की किताब को ढूंढना बेहद मुश्किल था और यहाँ तो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थी कि सीढ़ियों की जरूरत तो इंसानों को होती है, जन्नात को नहीं। और यहाँ जन्नात ही रहते थे जो उड़कर किसी भी रैक के पास पहुंचकर अपनी मनपसंद किताब पढ़ लेते। उसने तेजी से रैक्स के ऊपर नीचे नजरें दौड़ानी शुरू कर दी ताकि सुर्ख रंग की किताब ढूंढ सके। अभी वो इसी काम में मसरूफ थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से पलट कर देखा तो वो बेसाख्ता चीख उठी। उसके पीछे ही एक बड़ा सज्जन उसके करीब खड़ा नाक को चढ़ाकर उसकी बू सूंघ रहा था, जिससे उसे पता चल गया था कि वो एक आदमजादी है, ना कि जिनजाती। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? गुस्से से पूछकर बिना उसका जवाब सुने वो निम्रा को गर्दन से दबोचकर पीछे फेंक चुका था। निम्रा पीछे दीवारों में बने रैक से जा टकराई थी। दर्द की एक शदीद लहर उसकी कमर में उठी। निम्रा ने कराते हुए कहा कि मैं यहाँ एक किताब लेने आई हूँ, मुझे वो दे दो। उस जिनजात ने नफरत से उसे देखा और फिर अपनी उंगली से इशारा किया, जिस पर निम्रा हवा में मुअल्लक हो गई। उस जिनजात ने एक बार फिर उंगली से दाएं तरफ इशारा किया तो वो दाएं जानिब रैक से जा टकराई और नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही कई किताबें भी रैक से निकलकर उसके ऊपर गिरी, जिससे होने वाली तकलीफ से वो एक बार फिर करा उठी। उस जिनजात ने कहा कि मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। इतना कहकर वो निम्रा के करीब आने लगा। निम्रा ने तेजी से थैली खोलने की कोशिश की, मगर तब तक वो जिन एक बार फिर उसे दीवार से पटक चुका था। थैली निम्रा के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। निम्रा को लगा कि उसका आखिरी वक्त करीब है। तभी वो जिनजात उसके करीब आया। इससे पहले कि वो उसकी गर्दन को दबोचता, निम्रा उसकी दोनों टांगों से फिसलती हुई दूसरी जानिब आई और थैली की जानिब भागी। उसे भागता देखकर वो जिनजात उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक निम्रा थैली उठा चुकी थी। उसने जिनजात के उसके करीब पहुंचने पर फुर्ती से मुट्ठी भर राख निकालकर उस जिनजात की आंखों में फेंक दी, जिससे वो जोरदार भारी आवाज में गरजता हुआ कराने लगा और अपनी आंखें मसलने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। निम्रा ने तेजी से वो किताब ढूंढनी शुरू कर दी और बिलाखिर वो किताब उसे नजर आ ही गई, लेकिन वो बहुत ऊपर थी। बाकी 15 मिनट बचे थे। वो तेजी से रैक्स के ऊपर पैर रखती ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन ये एक मुश्किल काम था। फिर भी वो हिम्मत करती ऊपर जाने लगी। 2 बार उसका पैर लड़खड़ाया, मगर उसने हिम्मत न हारी। ऊपर पहुंचकर उसका सर चकरा गया, क्योंकि वहां सुर्ख रंग की कैटेगरी में 4 रंग थे, कोई गहरा सुर्ख, कोई गाजरी, कोई हल्का सुर्ख। वो एक हाथ से सारी किताबें चेक नहीं कर सकती थी। उसने कुछ सोचकर हाथ मारकर चारों किताबें नीचे फेंक दी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। वो नीचे आई तो वो जिनजात अभी तक जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। निम्रा उसके पास से गुजरकर उन किताबों की तरफ बढ़ी और सबके नाम चेक करने लगी और फिर उसमें एक किताब निकालकर पकड़ ली जिसके ऊपर रिहाई लिखा हुआ था। वो उस जिनजात को देखने लगी थी, तभी अचानक दरवाजा खुला और 5 से 6 जिनजात वहां आ गए। वो इतने सारे जिन्नात को देखकर घबरा गई। वो जिनजात इकट्ठे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और फिर अचानक उस पर हमलावर हुए। उसने खौफ से आंखें मींच ली, मगर जब काफी देर कुछ न हुआ तो उसने आंखें खोली और ये देखकर उसकी जान में जान आई कि वो वापस उसी जिन्नात के महल में पहुंच चुकी थी। सामने ही आमिल बैठा उसे देख रहा था। उसने खुद को महफूज पाकर खुदा का शुक्र अदा किया, वरना एक पल को तो उन जिन्नात को खुद पर हमला करते देखकर उसे लगा था कि वो अब मर जाएगी। उसने वो थैली और किताब आमिल के हवाले कर दी। आमिल कुछ देर तक उस किताब की वरकरदानी करता रहा और फिर एक सफ़ा खोलकर उसे अपने सामने रखा। आमिल ने एक बार फिर से आग दहका ली थी और अब वो उस आग में कुछ पढ़कर फूंक रहा था। आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर वो जिन्नात जमा होने लगे। अब की बार वो आमिल के जरा करीब खड़े थे। आमिल ने उसी जिन सरदार को मुखातिब किया और उससे कुछ बात करने लगा। शायद वो उसे उस जादुई किताब के बारे में बता रहा था। जिन सरदार ने सर हिला दिया और फिर कुछ पीछे होकर खड़ा हो गया और अपना एक हाथ फिजा में बुलंद किया, जिससे निम्रा के हाथ से घड़ी उतरकर उसके पास चली गई। निम्रा चौंकी तो आमिल ने कहा कि बाकी सबके लिए ये आम घड़ी थी, मगर तुम्हारे लिए नहीं, इसीलिए इसने ये घड़ी वापस ले ली है, क्योंकि ये जादुई चीजें हमेशा बुराई की तरफ माइल करती हैं। उसकी बात को समझकर निम्रा ने सर हिला दिया। आमिल एक बार फिर आग में कुछ पढ़ने लगा। उसके बाद उसने सारे जिन्नात को अपने सामने कतार में खड़ा करवाया और फिर किताब से मंतर पढ़कर राख सी आग में डालने लगा।
एक बार फिर महल में ज़लज़ले की सी कैफियत पैदा होने लगी। हर चीज़ ज़मीन पर गिरने लगी और एक अजीब सा शोर मच गया। मगर सब जिन्नात और आमिल एक ही जगह पर पुरसुकून थे। आमिल ज़ोर शोर से मंत्र पढ़ता रहा और फिर उसके मंत्र पढ़ते पढ़ते एक एक करके सारे जिन धुएं की शक्ल में गोल दायरा बनाने लगे, जैसे तूफानी चक्कर होगा। बिल्कुल वैसे ही वो दायरा बनाते और ऊपर कूदते गए और आहिस्ता आहिस्ता वो दायरा छत पर जाकर गायब हो गया। आमिल ने तेजी से किताब वहीं पर छोड़ी और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे महल से बाहर ले जाने लगा। मैं चौंक कर उठती आमिल के साथ बाहर की तरफ भागने लगी। हमारे पीछे चीजें गिरती जा रही थी। हॉल से बाहर आते ही हम गेट की तरफ भागे और जैसे ही गेट से बाहर निकले एक जोरदार गड़गड़ाहट पैदा हुई। हमने मुड़कर देखा तो वहां महल नाम का नामो निशान भी नहीं था। वो महल जिन्नात समेत गायब हो चुका था। आमिल ने माथे पर आया पसीना साफ किया और फिर मुझे घर जाने का कहकर खुद भी अपने गांव चला गया। आधी रात हो रही थी। मैं वहां से सीधा अपने घर आ गई और बगैर आहट किए चारपाई पर लेटकर सो गई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरे माँ बाप और भाई मुझे घर पर देखकर हैरान हुए, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि मुझे सायरा के घर में नींद नहीं आई तो वापस आ गई, जिस पर वो सब चुप कर गए। उस रात मुझे पुरसुकून किस्म की नींद आई थी, क्योंकि मुझे अब किसी भी जिनजात का डर नहीं था कि उनसे मेरा पीछा छूट गया था। अगले दिन मैं सुबह सबके घर से निकलने के बाद सायरा के घर गई और उसे शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बताई। वो ये सुनकर हैरान रह गई कि मैं जिन्नात की लाइब्रेरी में गई थी और वहां से जिंदा वापस भी लौट आई थी। मैंने उसे यकीन दिलाया और ये भी बताया कि अब वो महल वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका है। उसे मेरी बात पर यकीन ना आया कि इतना बड़ा महल रातों रात गायब कैसे हो गया। इसीलिए उसे यकीन दिलाने के खातिर मैं उसे वहां लेकर गई जहां जिन्नात का महल होता था। मगर वहां अब कुछ भी नहीं था और वहां खाली जगह देखकर सायरा को यकीन करना पड़ा कि मैं सच कह रही थी। हमने ये बात अपने तक रखने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में महल के गायब होने की बात होती रही, मगर फिर कुछ ही दिन में सब लोग जिन्नात के महल को भूल गए और मैं भी सब भूल भाल कर अपनी जिंदगी में मगन हो गई।